तक अधिकारी कर्मचारी काम पर आ सकेंगे। राज्य शासन ने जारी किए आदेश। लंबित टोकनधारी किसानों से समर्थन मूल्य पर होगी धान की खरीदी। और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बना चक्रवाती तूफान उम्फन उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 102 हो गई है। इनमें से 59 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में 43 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजनांदगांव जिले में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो मोहला क्षेत्र के कोरमोता गांव के निवासी हैं। ये मजदूर मुंबई महाराष्ट्र से लौटे थे, जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। मजदूरों के सैंपल को जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया था, जहां इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि मोहला क्षेत्र में कल 4 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से लौटे थे, जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। में जो प्रवासी लोग आए हुए थे, उनको क्वारंटाइन किया गया था। उसमें 4 लोग को पॉजिटिव पाया गया है और उन चारों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव पेंड्री में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि उनके संपर्क में कौन कौन था। ट्रैवलिंग मुंबई महाराष्ट्र से आए हुए हैं लोग। इसी तरह डोंगरगढ़ में पाए गए एक कोरोना संक्रमित मरीज को डिप्टी कलेक्टर के वाहन का चालक बताया गया है। इसे मिलाकर जिले में 5 कोरोना संक्रमित मरीज होने के बाद बाघ नदी सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं कोरबा जिले में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, जो हाल ही में दिल्ली से कोरबा लौटा था। जिला कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज को क्वारंटाइन में रखा गया था, इसलिए संक्रमण बढ़ने का खतरा काफी कम है। कोरबा में अब एक पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला है। ये जो है ये राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से आए थे और उसके पश्चात जो है इनको वहीं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ही विशेष वाहन में ला करके एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था। और अभी मैंने होटल का भी निरीक्षण किया है। क्वारंटाइन संबंधी सभी नियमों का पालन यहाँ पर किया गया है, तो इस प्रकार से इससे किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। उधर रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र में 2 मजदूरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। लैलूंगा के ग्राम तोलमा और सोनाजोरी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। दूसरी ओर मुंगेली जिले में दूसरे राज्य से आया एक प्रवासी मजदूर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में निवासरत था। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाइयों में कामकाज का संचालन अब 50% अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में होगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले राज्य शासन ने लॉकडाउन अवधि में कार्यालय संचालन के लिए 1/3 अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रोस्टर के माध्यम से ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए थे। इस बीच प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय भी दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अब सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में खुले रहेंगे। महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक ने बताया कि पूर्व में 4 मई से राज्य के पंजीयन कार्यालयों को सीमित ढंग से खोलने की अनुमति दी गई थी। अब नई व्यवस्था के तहत सभी पंजीयन कार्यालय सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में खुले रहेंगे। इसके साथ ही लोगों को दस्तावेजों के पंजीयन के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में पहले से समय लेना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने 25 मार्च या उसके बाद के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पंजीयन की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड के निर्देश के अनुसार प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए अलग से नए पंजीयन जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य लोगों की सराहना की है। ट्वीट संदेश में आज उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने अनेक भारतीयों, विशेष रूप से निर्धन और दलित वर्गों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए ये गर्व की बात है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 2 वर्षों से भी कम समय में 1 करोड़ को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों और उनके परिजनों को बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलभ होना है। इसके लाभार्थी देश के सभी हिस्सों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, भले ही उनका पंजीयन किसी भी जगह हुआ हो। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से रोजाना 200 नॉन एसी रेलगाड़ी चलाएगी। रेल मंत्री ने आज ट्वीट में कहा कि इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को और अधिक सहायता पहुंचाने के लिए विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों की संख्या दोगुनी करने की योजना है। रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कामगारों की सहायता करें और उन्हें नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पंजीकृत कराकर इसकी सूची रेलवे को सौंपें ताकि रेलकर्मी विशेष रेलगाड़ी चला सकें। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह गए टोकनधारी किसानों की धान की खरीदी आज से की जा रही है। 22 मई तक प्रदेश के लगभग 4,500 टोकनधारी किसानों से करीब 2 लाख क्विंटल धान का उपार्जन किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 36.5 करोड़ रुपए होगी। खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में मार्कफेड के प्रबंध संचालक और सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए लंबित टोकनों के एवज में धान की खरीदी करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई थी। निर्धारित समयावधि में कतिपय कारणों से लगभग 4,500 जारी टोकन के बावजूद समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं हो सकी थी। अब इन लंबित टोकनों के एवज में धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गजमेढ़ी के पास माओवादियों ने 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पेड़ गिराकर मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने गढ़चिरौली जिले में बीते दिनों मुठभेड़ में एक महिला माओवादी के मारे जाने के विरोध में जिले में बंद का आह्वान किया था। इस दौरान माओवादियों ने निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है और माओवादियों की तलाश की जा रही है। गरियाबंद जिले में पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 125 नग हीरे जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम जाडा पदर के पास 2 व्यक्ति अपने पास रखे हीरे को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर मैनपुर थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हीरा तस्करों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से तलाशी लेने के बाद 125 नग हीरे बरामद किए गए। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल हम लोगों को ये सूचना मिला कि मैनपुर थाना क्षेत्र में जोड़ोपदर के पास में 2 आदमी हीरा बेचने की फिराक में वहां मतलब कुछ बेचने की फिराक में है। उनके पास कुछ सामान है ऐसा लग रहा था। तो मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हमने पूरी टीम बनाई और मैनपुर थाना प्रभारी वहां पर गए और वहां पर सबसे पहले उनसे गए और पूछताछ किए। तो पहले आनाकानी करने लगे, लेकिन पूछताछ के दौरान उनसे 125 नग हीरा जब्त हुआ और 3 मोबाइल मिले और एक वेविंग मशीन, एक वेट करने वाली मशीन मिली। उन लोगों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, उनके पास कोई था नहीं। फिर उन लोगों को थाने में पूछताछ किए और फिर हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल के आरओएच डिपो पीपी यार्ड भिलाई भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे माल परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में भले सवारी गाड़ियों का बहुत कम संचालन हो रहा है, लेकिन रेलवे द्वारा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पूरी क्षमता से किया जा रहा है। साथ ही पावर प्लांटों को निर्बाध कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इस कार्य में पीपी यार्ड भिलाई के अधिकारी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना योगदान दे रहे हैं। यहां से रोजाना लगभग 14-15 मालगाड़ियों को मरम्मत कर लदान के लिए भेजा जा रहा है। पीपी यार्ड भिलाई के वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर समर कर ने बताया कि इस दौरान पूरे कार्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही महिला कर्मचारियों द्वारा बनाए गए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली हम लोग आरओएच 14 से 15 गाड़ी कर रहे हैं और सिग रिपेयर 15 से 16 गाड़ी सिग रिपेयर कर रहे हैं। इसका दौरान जो हम लोग उनको गवर्नमेंट का दिशा निर्देश करके हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉश यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। ये अलावा हम लोग जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, हमारा पीपीआर का महिला कर्मचारी का द्वारा वो इन हाउस मास्क हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि डिपो में उपलब्ध सामग्रियों द्वारा सैनिटाइजेशन टनल का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा फॉगिंग मशीन द्वारा भी पूरे कार्यक्षेत्र को कीटाणु रहित किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक तरफ प्रवासी मजदूर जहां काम छोड़कर अपने गृह ग्राम लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह ग्राम पहुंचने पर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इन मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत मानपुर में सरपंच द्वारा एक अच्छी पहल करते हुए उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही अपने पैसों से ईंट बनाने का रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें उनकी मजदूरी दी जा रही है। दूसरे राज्यों से लौटे इन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद इन्हें शासकीय प्राथमिक शाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इन मजदूरों को सरपंच ने ईंट बनाने का सामान मुहैया कराया है। सरपंच विजयन बंजारे ने बताया कि इन मजदूरों को 700 रुपए प्रति 1000 ईंट के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। अभी रोजगार गारंटी का काम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इन लोग बाहर गए थे तो वहाँ से वापस आए तो अभी स्कूल में क्वारंटाइन में रखे गए हैं और अभी लोग खाली थे। अभी रोजगार गारंटी काम चल रहा है तो इन लोग के पास कोई काम नहीं था और वो काम तो कर सकते नहीं हैं। तो हम लोग सोचे कि अब इन लोग को रोजगार दिया जाए करके, तो हम लोग इन लोग के लिए वो ईंट बनाने का सामान मुहैया करवाएं, रेत और मिट्टी का। तो इन लोग ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। अभी ये 10-11 दिनों से हो 15-20 हज़ार बना चुके। मजदूरों ने बताया कि वे काम मिलने से काफी खुश हैं और कोरोना संकट में उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधरी है। तो हमें स्कूल में रखा गया 14 दिन के लिए। तो यहाँ सरपंच साहब आए तो हम उनको बोले कि हमारे पास कोई काम वाम नहीं है। हम गए थे वहाँ, हमारा कुछ काम वाम नहीं हुआ। तो सरपंच साहब बोले हम आपको काम दिलाएंगे, आप यहाँ रहकर भी ईंट गढ़ो, हम उसको सरकारी काम में ईंट को लगाएंगे। तो हम बोले ठीक है सरपंच साहब, आप माट करवाइए। माट करवाया, सब कुछ करा, चावल दाल सब दे रहा है। सरपंच साहब खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, ईंट गढ़ रहे हैं। कितना ईंट बना लिया अभी तक आप? 15-20 हज़ार बन गया है। हम तो अब देखो बाहर में गए थे काम करने के लिए और कोरोना लग गया तो काम वाम हुआ नहीं और खाली हाथ आ गए। अब यहाँ आए तो सरपंच जी से बोले हम कि भैया काम वाम दिलाओ थोड़ा हम लोग का भी, तो का पैसा से मिल जाएगा तो घर में काम आएगा। ऐसे बोला तो सरपंच जी ने हमारे काम वाम दिलाया, ईटा ईटा बना ऐसे करके बोला। हम लोग कर रहे थे कुछ ईटा बना ले बहुत सारा, कम से कम 15-20 हज़ार। तो इसके लिए सरपंच जी का हमारे धन्यवाद। बताया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों द्वारा अब तक लगभग 20,000 ईंटों का निर्माण किया जा चुका है। सुपर साइक्लोन उम्फन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में तट से टकराना शुरू हो गया है। इसके पूरी तरह तट से टकराने में कुछ घंटे और लगेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि बादलों का घना क्षेत्र पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है।
उपग्रह से प्राप्त चित्र के मुताबिक ये चक्रवात प्रचंड तूफान में बदलकर अब ओडिशा में पारादीप से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम बंगाल के दीघा से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। ये तूफान आज देर शाम तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच समुद्र तट को पार कर सकता है। इसके प्रभाव से अधिकतम 150 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के तट पर पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद ये कोलकाता के पास उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ सकता है। तूफान के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा पूर्वी तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज और तटीय पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा हुई है। इन क्षेत्रों में 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। इधर छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान का असर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और बदली छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।